हेलो फ्रेंड्स, सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए ये समझेंगे कि सीआरटी बोर्ड कैसे काम करता है और सीआरटी बोर्ड में लगने वाले ए टू जेड पार्ट्स के बारे में हम लोग बहुत ही ईजिली आज इस वीडियो के ज़रिए समझ पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानीपूर्वक इस सीआरटी बोर्ड में लगे हुए ए टू जेड पार्ट्स के बारे में आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी होता है, यानी कि टेलीविज़न किट में लगने वाला सबसे बड़ा जो आईसी होता है, इस आईसी को ऑडियो और वीडियो सिग्नल इनपुट के रूप में देते हैं। सेटअप बॉक्स का हो सिग्नल या डीटीएच का सिग्नल हो या जो है सीडी डीवीडी का सिग्नल हो, तो ऑडियो और वीडियो सिग्नल है जब यहाँ देते हैं, देने के लिए सॉकेट बना होता है। ये जो लोकल जो टेलीविज़न सेट होते हैं उसमें देखिएगा कि ऑडियो और वीडियो देने के लिए एक सॉकेट बना होता है। तो ऑडियो और वीडियो जो यहाँ देते हैं वो ऑडियो वीडियो सिग्नल है विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा होते हुए इस आईसी के अंदर चला जाता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर आईसी होता है, जो सबसे बड़ा आईसी होता है टेलीविज़न के किट में लगने वाला। जब इस आईसी के अंदर जाता है तो उस ऑडियो और वीडियो सिग्नल में से वीडियो सिग्नल क्या होता है कि इस आईसी के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के इस आईसी के आउटपुट पिन से आउट होता है। लेकिन वो वीडियो सिग्नल जो विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए जो इसके आउटपुट पिन से जो आउट होता है, तो वो वीडियो सिग्नल है 3 पार्ट में होकर आउट होता है, यानी कि 3 पार्ट में बट करके वो सिग्नल है इस आईसी के आउटपुट पिन से निकल करके सीधे यहाँ देखिएगा कि एक कनेक्टर लगा होता है। कनेक्टर से होते हुए ये सिग्नल है सीधे चला जाता है सीआरटी बेस बोर्ड को। सीआरटी बेस बोर्ड का काम क्या है कि आईसी से निकलने वाला जो सिग्नल होता है, वीडियो सिग्नल होता है, जो कि 3 पार्ट में बट करके निकलता है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो यहाँ से जो सिग्नल निकलता है तो उसमें आप देखिएगा कि 3 सिग्नल होते हैं, जिसमें एक रेड सिग्नल होता है, एक ग्रीन सिग्नल होता है और एक ब्लू सिग्नल होता है। रेड, ग्रीन और ब्लू सिग्नल है, यानी कि लाल, हरा और नीला रंग का जो वीडियो सिग्नल होते हैं वो इस आईसी से निकल करके कनेक्टर के द्वारा होते हुए इस सीआरटी बेस बोर्ड को चले जाते हैं। तो सीआरटी बेस बोर्ड देखेंगे कि मुख्य रूप से 2 प्रकार का बना होता है। या तो उसके साथ सीआरटी बोर्ड में आप देखिएगा कि या तो ट्रांजिस्टर लगा होगा या आईसी लगा होगा। तो जो लोकल जो टेलीविज़न सेट होते हैं उसमें मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि स्टैंडर्ड यानी कि ब्रांडेड कंपनी के जो टेलीविज़न सेट होते हैं उसमें सीआरटी बेस बोर्ड में ट्रांजिस्टर नहीं लगा करके आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांजिस्टराइज यानी कि ट्रांजिस्टर से बना हुआ बेस बोर्ड कैसे काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। और आने वाले वीडियो में ये भी समझ पाएंगे कि आईसी से बना हुआ बेस बोर्ड कैसे काम करता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू जो वीडियो सिग्नल जो निकलते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। सबसे पहले उस सिग्नल को मजबूत करने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर आउटपुट के रूप में 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इन तीनों ट्रांजिस्टर में एक ट्रांजिस्टर है ग्रीन वीडियो सिग्नल को शक्तिशाली करता है, यानी कि हरा वीडियो सिग्नल को शक्तिशाली करेगा, और एक ट्रांजिस्टर है लाल वीडियो सिग्नल को शक्तिशाली करता है और एक ब्लू वीडियो सिग्नल को शक्तिशाली करता है। और शक्तिशाली होने के बाद ट्रांजिस्टरों के द्वारा मजबूत होने के बाद में वही सिग्नल है इसके आउटपुट से यानी कि ट्रांजिस्टर से आउट होकर के निकल करके सीआरटी बेस को चला जाता है। और सीआरटी बेस से यही सिग्नल ले करके कहाँ दे देते हैं तो पिक्चर ट्यूब के पिन को दे देते हैं और पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित होता है। लेकिन होता यह है कि पिक्चर ट्यूब को काम करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार का वोल्ट देना होता है हम लोगों को। साथ ही साथ यहाँ पर लगे हुए जो 3 ट्रांजिस्टर है इनको भी काम करने के लिए वोल्टेज देना होता है। अगर इन तीनों ट्रांजिस्टर को वोल्टेज नहीं देंगे तो ये ट्रांजिस्टर नहीं काम करेंगे। और साथ ही साथ रेड, ग्रीन, ब्लू वीडियो सिग्नल अगर एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के बेस को दे दिए और अगर वोल्ट नहीं देंगे पिक्चर ट्यूब विभिन्न पिनों को, तो भी जो है चित्र प्राप्त नहीं होगा, टीवी के स्क्रीन पर चित्र प्राप्त नहीं होगा। तो पिक्चर ट्यूब के विभिन्न पिनों को वोल्ट देने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर फोकस वोल्ट देते हैं। फोकस वोल्ट जो यहाँ देते हैं वो वोल्ट यहाँ से निकल करके पिक्चर ट्यूब को चला जाता है, पिक्चर ट्यूब पिन नंबर 1 को चला जाता है। साथ ही साथ ईएसटी से निकलने वाला स्क्रीन जो वोल्ट होता है वो स्क्रीन वोल्ट जो यहाँ देते हैं वो स्क्रीन वोल्ट भी इस ये होल से होते हुए छिद्र से निकल करके पिक्चर ट्यूब को चला जाता है। और देखेंगे हम लोग कि पिक्चर ट्यूब में हीटर पिन भी होता है जिसको हम लोग एसी वोल्ट देते हैं। तो हीटर को सप्लाई देने के लिए आप देखिएगा कि यहाँ पर एक कनेक्टर बना होता है और इस कनेक्टर को हीटर की सप्लाई और ग्राउंड की सप्लाई और साथ ही साथ 180 वोल्ट की सप्लाई इस कनेक्टर को दिया जाता है। तो वो उस कनेक्टर को सप्लाई कहाँ से प्राप्त होता है तो देखिएगा कि यहाँ पर आपका एक कनेक्टर बना होता है
यहाँ से यानी कि ईएसटी से होते हुए ईएसटी से निकलने वाला 180 वोल्ट और हीटर के लिए सप्लाई 3 से 6 वोल्ट की सी सप्लाई इस वायर से होते हुए सीआरटी बेस बोर्ड को देते हैं, ताकि यहाँ से हीटर को सप्लाई प्राप्त हो सके, यहाँ से हीटर को सप्लाई मिल सके और साथ ही साथ 180 वोल्ट की सप्लाई लेकर के इन तीनों ट्रांजिस्टरों को देते हैं काम करने के लिए। और साथ ही साथ इन ट्रांजिस्टरों को काम करने के लिए, तीनों ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए इस कनेक्टर में, अर्थात यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ से निकलने वाला रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल तो निकलता ही है, साथ ही साथ यहाँ से ग्राउंड और 8 वोल्ट की सप्लाई भी आउट होता है। और ग्राउंड और 8 वोल्ट की सप्लाई इस कनेक्टर से होते हुए यहाँ देते हैं और वही वोल्ट लेकर के ट्रांजिस्टर को दे देता है, ताकि ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई मिले। तो ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए ग्राउंड और 8 वोल्ट की सप्लाई जो कि यहाँ से निकल करके ऐसे होते हुए यहाँ दिया जाता है, और साथ ही साथ 180 वोल्ट की सप्लाई भी ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए देते हैं। तो इस पीसीबी को पलटते हुए हम लोग आगे समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल आउट होते हैं, और इसके बाद हम लोग इस बोर्ड के बारे में भी समझेंगे विस्तारपूर्वक कि किस प्रकार से यह बोर्ड में A to Z प्रोजेक्ट काम करते हैं, उसके बारे में जान पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि सीआरटी बेस बोर्ड का यह जो पीसीबी साइड है। तो सीआरटी बेस बोर्ड को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी है वो किस प्रकार से काम करता है, और इस आईसी के किस पिन से रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल आउट होते हैं, निकलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ हम लोग वीडियो सिग्नल और ऑडियो सिग्नल देने के लिए यहाँ पर देखिएगा कि एक कनेक्टर बना होता है। इस कनेक्टर को ऑडियो और वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं, ऑडियो और वीडियो सिग्नल देते हैं। तो जो यहाँ ऑडियो वीडियो सिग्नल देते हैं, तो इसमें से वीडियो सिग्नल देखिएगा कि ऐसे होते हुए विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा और फिर एक कैपेसिटर के द्वारा वो वीडियो सिग्नल है, आप देखेंगे कि ऐसे होते हुए चला जाता है इस आईसी के पिन नंबर 24 को। जो 24 नंबर जो पिन होता है इस आईसी का वीडियो इनपुट पिन होता है, जहां वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं, वीडियो सिग्नल देते हैं। और जो वीडियो सिग्नल देते हैं 24 को, तो वो सिग्नल है विभिन्न प्रक्रियाओं से होते हुए इस आईसी के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वो वीडियो सिग्नल है आरजीबी के रूप में, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल के रूप में इस आईसी के पिन नंबर 50, 51 और 52 से आउट होते ही निकलते हैं। बटने के बाद में वो वीडियो सिग्नल 50, 51, 52 से आउट होता है, निकलता है, जिसमें 50 से निकलने वाला सिग्नल रेड सिग्नल होता है और 51 से निकलने वाला सिग्नल ग्रीन होता है और 52 से निकलने वाला सिग्नल ब्लू होता है। तो रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल 50, 51, 52 नंबर पिन से आउट होते हैं, निकलते हैं, और निकल करके यही सिग्नल रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ पर 270 ओम के रेजिस्टेंस लगे होते हैं, रेजिस्टेंस के द्वारा ये वीडियो सिग्नल है यहाँ पहुँचता है और यहाँ से कनेक्टर लगा होता है। कनेक्टर के द्वारा यहाँ से सिग्नल निकल करके सीधे इस सीआरटी बेस बोर्ड में देखिएगा कि यहाँ पहुँच जाता है सिग्नल, यानी कि यहाँ इस कनेक्टर का कनेक्शन है यहाँ से होता है, तार के द्वारा यहाँ से यहाँ जो है कनेक्शन होता है और यहाँ कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि 50, 51 और 52 नंबर पिन से जो सिग्नल आउट होते हैं रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल, वो सिग्नल यहाँ जो पहुँचते हैं, तो यहाँ प्रोटेक्शन के लिए देखिएगा कि यहाँ जो है 3 जीनर लगे होते हैं, जीनर डायोड के प्रयोग किए जाते हैं, 3 जीनर डायोड लगे होते हैं, जो कि किसी कारणवश अगर इस सीआरटी बेस बोर्ड में अगर शॉर्टिंग की स्थिति पैदा हो जाए, कोई कंपोनेंट शॉर्ट कर जाए, तो उस स्थिति में हो सकता है कि कनेक्टर का वोल्ट अब नॉर्मल हो जाए, बढ़ जाए। और यहाँ का बढ़ा हुआ वोल्ट, क्योंकि ये जो सीआरटी बेस बोर्ड होता है वो हाई वोल्ट पर काम करता है, तो यहाँ का बढ़ा हुआ वोल्ट जा कर के यहाँ पहुँच करके इस आईसी को ख़राब कर सकता है। तो इस आईसी के प्रोटेक्शन के लिए ही देखिएगा कि आईसी के आउटपुट पिन 50, 51 और 52 के साथ यहाँ पर 3 जीनर लगे होते हैं। यहाँ टेलीविज़न सेट को सप्लाई देते हुए हम लोग को पिन नंबर 50, 51, 52 पर वोल्टेज की जांच करना होता है। तो 50, 51, 52 पर 1 से 3 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, यानी कि 1 वोल्ट भी मिल सकता है और 3 वोल्ट भी मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि अगर टेलीविज़न के स्क्रीन पर आने वाला चित्र में लाइट ज़्यादा होगा तो यहाँ का वोल्ट ज़्यादा प्राप्त होगा, बढ़ा हुआ प्राप्त होगा, और अगर टेलीविज़न के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र में लाइट कम होगा तो यहाँ का वोल्टेज भी कम होगा। साथ ही साथ कलर के अनुसार है ये तीनों, जब टेलीविज़न के स्क्रीन पर जैसे जैसे कलर जो है कम ज़्यादा होता है,
उसी अनुसार से जो है यहाँ का वोल्ट भी जो चेंज होगा, बदलेगा। तो देखिएगा कि आईसी का पिन नंबर 50, 51, 52 पर 1 से 3 के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि पिन नंबर 50 पर कितना वोल्ट है। तो 50 पर देख रहे हैं कि 1.78 के आसपास वोल्ट है। इसके बाद 51 नंबर पिन पर भी लगभग 1 से 3 के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए, और 52 नंबर पिन पर भी लगभग 1 से 3 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए। तो 3 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये लगभग 1 से 3 के आसपास वोल्ट मिलता है। यहाँ से निकलने वाले वीडियो सिग्नल जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू वीडियो सिग्नल निकलेंगे, और साथ ही साथ 1 से 3 वोल्ट आउट होगा, और यहाँ से निकलने वाला वोल्ट और सिग्नल ऐसे होते हुए इस कनेक्टर तक पहुँचने चाहिए, मिलने चाहिए। तो यहाँ भी हमको चेक करना है कि कितना वोल्ट, तो 1 से लेकर 3 वोल्ट ये तीनों पॉइंट पर मिलना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ से आने वाला वीडियो सिग्नल रेड, ग्रीन, ब्लू वीडियो सिग्नल यहाँ पर प्राप्त होंगे। यहाँ देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा रहता है, लंबी एवं चौड़ी पट्टी से जुड़ा रहेगा, और यहाँ से ग्राउंड की सप्लाई ले करके बेसबोर्ड को देते हैं। और जबकि ये जो पॉइंट है, यहाँ हमको लगभग 8 से 9 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए, और ये 8 से 9 वोल्ट की सप्लाई ले जा करके हम लोग कहाँ देते हैं, तो बेस बोर्ड को देते हैं, ताकि बेस बोर्ड काम। तो यह जो CRT बेस है, इस CRT बेस में देखिएगा कि यहाँ पर 5 वायर का कनेक्शन किया जाता है। तो यह 5 वायर का कनेक्शन कहाँ से आता है, तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मिला है कि यहाँ पर 5 तार का कनेक्शन होता है, जो कि एक यहाँ पर ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है, और जबकि यह जो है 8 से 9 वोल्ट की लाइन से जुड़ा होता है, और जबकि ये तीनों पॉइंट जो होते हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू वीडियो सिग्नल के लिए होते हैं। यहाँ से रेड, ग्रीन, ब्लू वीडियो सिग्नल आउट होते हैं, और यहाँ पर आने वाले, यहाँ पर ग्राउंड का जो कनेक्शन होता है वो देखिएगा कि ग्राउंड ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए लंबी एवं चौड़ी पट्टी जुड़ा होता है, और साथ ही साथ यही ग्राउंड लाइन ऐसे होते हुए आप देखेंगे कि ऐसे होते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ ग्राउंड है। जबकि यह 9 वोल्ट का 8 से लेकर 9 वोल्ट यहाँ पर आता है, जो कि 8 से 9 वोल्ट जो आता है वो 8 से 9 वोल्ट ये तीनों ट्रांजिस्टर के वोल्ट को सही बनाए रखने के लिए, फिक्स बनाए रखने के लिए ही यहाँ पर दिया जाता है। और देखिएगा कि यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू जो वीडियो सिग्नल आते हैं, ये तीनों वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, तीनों वीडियो सिग्नल को मजबूत करने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। अगर लोकल टेलीविज़न सेट होगा तो उसमें मुख्य रूप से CRT बेस बोर्ड में ट्रांजिस्टर ही लगा होता है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी के टेलीविज़न सेट में यहाँ पर ट्रांजिस्टर नहीं लगा करके यहाँ IC लगा हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड वीडियो सिग्नल प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर ब्लू वीडियो सिग्नल, जो कि IC के पिन नंबर 50 से आने वाला सिग्नल यहाँ पहुँचेगा, IC का पिन नंबर 51 से आने वाला सिग्नल यहाँ पहुँचेगा, और IC का पिन नंबर 52 से आने वाला सिग्नल यहाँ पहुँचेगा। तो IC के पिन नंबर 50 से आने वाला सिग्नल रेड वीडियो सिग्नल, यानी कि लाल जो वीडियो सिग्नल होगा, वो सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचता है। जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है लगभग 100 ओम का। 100 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा वही वीडियो सिग्नल ऐसे होते हुए चला जाता है कहाँ, तो यहाँ पर लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर होता है उस ट्रांजिस्टर पर चला जाता है वीडियो सिग्नल। तो जो यहाँ का जो ट्रांजिस्टर होगा वो रेड वीडियो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर होगा, यानी कि यह ट्रांजिस्टर रेड वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मजबूत करेगा। इस ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे कि यह ट्रांजिस्टर का बेस होता है, यह कलेक्टर होता है और यह इमीटर होता है। बेस पर जाने वाला सिग्नल, बेस पर पहुंचने वाला सिग्नल मजबूत होकर के इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउट होगा, कलेक्टर से निकलेगा। यहाँ पर आने वाला ग्रीन वीडियो सिग्नल देखिएगा कि ऐसे होते हुए यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस को चला जाता है। जो इसके बेस को जो वीडियो सिग्नल पहुँचा, तो वो कौन वीडियो सिग्नल पहुँचा, तो ग्रीन वीडियो सिग्नल पहुंचा। जब ग्रीन वीडियो सिग्नल जब पहुंचेगा तो यह ट्रांजिस्टर ग्रीन वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मजबूत करके अपने कलेक्टर से आउट। तो इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग ग्रीन वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है, जबकि इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग रेड वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर रेड, यहाँ ग्रीन और यहाँ पर ब्लू वीडियो सिग्नल आउट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्राप्त होने वाला ब्लू वीडियो सिग्नल देखिएगा कि ऐसे हो तो इस ट्रिक के द्वारा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, और पहुँचने के बाद यही ब्लू वीडियो सिग्नल ऐसे होते हुए इस ट्रिक के द्वारा सीधे चला जाता है इस ट्रांजिस्टर के बेस को। यह ट्रांजिस्टर ब्लू वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जैसे ही ब्लू वीडियो सिग्नल प्राप्त होगा तो यह ट्रांजिस्टर वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद उसको अपने कलेक्टर से आउट करेगा, निकालेगा। तो इस प्रकार से यह ट्रांजिस्टर का प्रयोग ग्रीन वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया गया है, जबकि इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग रेड वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया गया है, जबकि इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग ब्लू वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया गया। लेकिन ये तीनों ट्रांजिस्टर तभी काम करेंगे जब इनको काम करने के लिए सप्लाई देंगे। अगर इसको सप्लाई नहीं देते हैं
तो उस स्थिति में तीनों में से कोई ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। तो सप्लाई कहाँ से प्राप्त होगा, इसके बारे में भी जानना है। तो ट्रांजिस्टर के बेस पर 1 से 3 वोल्ट मिलना चाहिए, चाहे यह ट्रांजिस्टर हो, चाहे यह ट्रांजिस्टर हो, चाहे यह ट्रांजिस्टर हो। ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज कहाँ से आता है, तो अभी थोड़ा देर पहले समझे कि जो मेन जो आईसी होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी होता है, इस आईसी के पिन नंबर 50 से 51 और 52 से वीडियो सिग्नल तो निकलता ही है, साथ ही साथ 1 से 3 वोल्ट भी आउट होता है। तो 1 से 3 वोल्ट और वीडियो सिग्नल जो निकलते हैं वो तीनों जो है यहाँ पहुँचेंगे। क्या चीज़, तो रेड ग्रीन और ब्लू वीडियो सिग्नल, और साथ ही साथ 1 से 3 वोल्ट, और वही 1 से 3 वोल्ट और सिग्नल तीनों ट्रांजिस्टर के बेस को पहुँचेंगे। अगर ट्रांजिस्टर के बेस पर 1 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट प्राप्त नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में खराबी मेन आईसी की होगी। चाहे मेन आईसी से लगे हुए आपको यहाँ से यहाँ लगे हुए 270 ओम का रेजिस्टेंस खराब हो सकता है, या कनेक्टर खराब हो सकता है, कनेक्टर का तार खराब हो सकता है। इसके अलावे यह जो है यहाँ से ऐसे होते हुए इसके बाद 100 ओम के जो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, रेजिस्टेंस के द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस को जो सिग्नल पहुँचता है तो वो रेजिस्टेंस भी खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के बेस को वोल्टेज इस मेन आईसी से प्राप्त होता है। आईसी के पिन नंबर 50 से 51 52 से निकलने वाले वीडियो सिग्नल, रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल, और साथ ही साथ 1 से 3 वोल्ट ट्रांजिस्टर के बेस को मिलेंगे और सिग्नल भी प्राप्त होंगे। इसके बाद देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, चाहे यह ट्रांजिस्टर हो, चाहे यह ट्रांजिस्टर हो, चाहे यह ट्रांजिस्टर हो, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को लगभग 90 से लेकर के 150 के आसपास वोल्ट देते हैं। तो यहाँ का वोल्ट हमेशा चेंज होते रहता है, चाहे यह ट्रांजिस्टर कलेक्टर हो, चाहे इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर हो, चाहे इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर हो, कलेक्टर का वोल्टेज हमेशा चेंज होता है। जब बेस का वोल्टेज बदलेगा तो उस प्रकार से ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का भी वोल्टेज चेंज होता है, क्योंकि जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के बेस पर 1 से 3 वोल्ट मिलता है, तो जब बेस का वोल्टेज चेंज होगा तो कलेक्टर का भी चेंज होगा। इसी प्रकार से इसके बेस का जब वोल्टेज चेंज होगा तो कलेक्टर का भी चेंज होगा। तो कलेक्टर का वोल्टेज हमको मिलना चाहिए कितना, तो लगभग 90 से लेकर के 150 वोल्ट, 150 वोल्ट से ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर लोड नहीं पड़े तो 50 वोल्ट से 150 से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो यहाँ का वोल्टेज कहाँ से आता है, यहाँ पर वोल्टेज कहाँ से आएगा, इसके कलेक्टर का वोल्टेज कहाँ से प्राप्त होगा और इसके कलेक्टर को वोल्टेज कहाँ से मिलेगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर 180 वोल्ट का यह लाइन है, जो लगा होता है। तो EST में कुल मिलाकर के 10 पिन बने होते हैं, तो जिसमें यहाँ पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 10 पिन बने होते हैं इसमें देखिएगा आप कि पिन नंबर जो 10 होता है उस पिन से ही 180 वोल्ट आउट होता है, 180 वोल्ट निकलता है। लेकिन तभी निकलेगा 180 वोल्ट जब इस EST को पिन नंबर 4 को वोल्ट देते हैं और पिन नंबर 2 को 15,625 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी देते हैं। 15,625 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी देने के लिए देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना होता है, जिससे 15,625 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी देते हैं EST के पिन नंबर 2 को, और पिन नंबर 4 पर 110 वोल्ट देते हैं, यानी कि 110 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो उस स्थिति में जब वोल्ट और सिग्नल देते हैं तो EST के पिन नंबर 10 से 180 वोल्ट आउट होता है। वो 180 वोल्ट निकल करके यहाँ से यहाँ एक डायोड के द्वारा हमको यहाँ प्राप्त होना चाहिए 180 वोल्ट। तो मल्टीमीटर को DC वोल्ट के रेंज में फिट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसके पिन नंबर 10 से 180 वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन 180 वोल्ट तभी आउट होगा जब EST का निर्माण हो। अगर EST का निर्माण नहीं होगा तो उस स्थिति में 180 वोल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है और डायोड के द्वारा यहाँ पर हमको 180 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं कि लगभग 180 वोल्ट मिल रहा है। यही 180 ट्रिक के द्वारा ऐसे होते हुए यह 180 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, 180 वोल्ट। तो यह 180 वोल्ट का जो है ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर 180 वोल्ट मिलना चाहिए। और यही 180 वोल्ट यहाँ से एक जो है कनेक्टर के द्वारा सीधे चला जाता है CRT बेस बोर्ड को, और साथ ही साथ CRT बेस बोर्ड को काम करने के लिए यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई देते हैं। तो ग्राउंड से के लिए यहाँ देखिएगा कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी है, लंबी एवं चौड़ी पट्टी से निगेटिव सप्लाई प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद में यही कनेक्टर के द्वारा होते हुए बेस बोर्ड को चला। इसके अलावा यहाँ देखेंगे कि इसका जो बीच वाला जो टर्मिनल है वहाँ पर 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई प्राप्त होती है, और AC सप्लाई को लेकर के यहाँ से कनेक्टर के द्वारा बेस बोर्ड को देते हैं ताकि पिक्चर ट्यूब का हीटर जले। EST के पिन नंबर 8 से 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई आउट होता है, 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई निकलता है, और 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई को लेकर के ही क्या किया जाता है, तो यहाँ देते हैं, इसके बीच वाले टर्मिनल को देते हैं 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई। तो आइए हम लोग पहले जो है मल्टीमीटर को हम लोग फिट करेंगे कहाँ, तो
अभी डीसी के वोल्ट के रेंज में फिट किए हुए हैं, तो इसको हम लोग एसी वोल्ट के रेंज में फिट करते हुए अब हम लोग हीटर की सप्लाई जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ लेकर के और क्या कर रहे हैं, तो इसको एसी वोल्ट में मल्टीमीटर को फिट कर दिए। जब एसी वोल्ट के रेंज में मल्टीमीटर को फिट कर दिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस EST के पिन नंबर 8 पर हमको 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखिए यह EST का पिन नंबर 8 है, 8 पर हमको लगभग 3 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई आपको तभी जांच करना है जब EST का निर्माण हो, यानी कि EST के एक पिन को जब वोल्टेज और दूसरे पिन को जब सिग्नल देते हैं, यानी कि पिन नंबर 4 को जब वोल्टेज और 2 को जब सिग्नल देते हैं, तभी यहाँ पर आपको 3 वोल्ट प्राप्त। यदि EST का निर्माण नहीं होगा तो उस स्थिति में पिन नंबर 8 से AC वोल्ट आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई हमको मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। अब यहाँ का सप्लाई पिन नंबर 8 से निकलने वाला AC वोल्ट आप देखिएगा कि यही AC वोल्ट जाता है कहाँ, तो यहाँ पर जो कनेक्टर लगा होता है उस कनेक्टर के बीच वाले टर्मिनल को चला जाता है। निकलने वाला AC वोल्ट की सप्लाई यह पिन नंबर 8 है, 8 से निकलने वाला AC वोल्ट की सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ प्राप्त होगा। और यहाँ जब मिल जाएगा, मल्टीमीटर पर चेक करेंगे तो यहाँ मिलना चाहिए कितना, तो 3.1 वोल्ट की सप्लाई, यही AC वोल्ट है। यहाँ से हमारा वोल्टेज यहाँ मिलना चाहिए। अगर यहाँ प्राप्त नहीं हो, यहाँ मिले यहाँ नहीं मिले, तो ये मानेंगे कि रजिस्टेंस खराब है। और यही AC वोल्ट देखिएगा कि ऐसे होते हुए स्ट्रिक के द्वारा ऐसे होते हुए यही AC वोल्ट इसके ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर के बीच वाले टर्मिनल पर मिलना चाहिए। 3.1 के आसपास वोल्ट, यानी कि 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई हमको मिलना चाहिए। वोल्ट इस कनेक्टर से होते हुए सीधे बेस बोर्ड को दे दिया जाता है। तो देखिएगा कि यहाँ जो बेस बोर्ड है, यहाँ पर जो बेस बोर्ड है, तो इस बेस बोर्ड में हम देखेंगे कि यहाँ जो 3 टर्मिनल बने हुए हैं, इस तीनों टर्मिनल पर हम लोग वोल्टेज की जांच कर सकते हैं कि ग्राउंड पर 0 वोल्ट, जबकि यहाँ जो बीच वाला टर्मिनल है उस पर 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए, और जबकि किनारे वाले टर्मिनल पर 180 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो हीटर के लिए, हीटर को सप्लाई देने के लिए इसमें एक ग्राउंड से जुड़ा होता है। तो देखिएगा कि ये वाला जो टर्मिनल है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, और जबकि ये वाला जो टर्मिनल है यह जो है आपका कहाँ से, तो ये ऐसे होते हुए इसके बीच वाले टर्मिनल जुड़ा होता है। यहाँ पर हमको मिलना चाहिए लगभग 3.1 वोल्ट की AC सप्लाई। हीटर को जलाने के लिए यह ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड की सप्लाई देते हैं, और जबकि यहाँ पर 3 से 6 वोल्ट की AC सप्लाई देते हैं। तो 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से मिला, तो इसके बीच वाले टर्मिनल पर प्राप्त होने वाला जो 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई है, उसी सप्लाई को ले करके और क्या किए, तो यहाँ से उठा करके यहाँ दिया गया है, स्ट्रिक के द्वारा ऐसे होते हुए यहाँ चला गया। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर यह 180 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर 180 वोल्ट हमको मिलना चाहिए। तो 180 वोल्ट चेक करने के लिए मल्टीमीटर को क्या करते हैं कि मल्टीमीटर को DC वोल्ट के रेंज में फिट करेंगे। तो यहाँ देखिए मल्टीमीटर को 200 वोल्ट के रेंज में फिट कर चुके हैं, और फिट करने के बाद अब देखेंगे कि यहाँ पर 180 वोल्ट के लगभग सप्लाई हमको प्राप्त होनी चाहिए, जो कि प्राप्त हो रही है। तो 180 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलना चाहिए। और यही 180 वोल्ट की सप्लाई ले करके क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा देर पहले मिलाए हैं कि यह ट्रांजिस्टर जो है ब्लू ट्रांजिस्टर होता है, ब्लू सिग्नल को शक्तिशाली करता है, ब्लू वीडियो सिग्नल को शक्तिशाली करता है, जबकि यह ट्रांजिस्टर रेड वीडियो सिग्नल को शक्तिशाली करता है, और यह ट्रांजिस्टर ग्रीन वीडियो सिग्नल को शक्तिशाली करता है। तो तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को 90 से लेकर के 150 वोल्ट के आसपास सप्लाई दिया जाता है, जो कि कहाँ से दिया जाता है, 180 वोल्ट का जो लाइन होता है, इसी 180 वोल्ट के लाइन से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस लगा होता है 15 किलो ओम का। 15 किलो ओम के रजिस्टेंस के द्वारा ऐसे होते हुए इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई मिलना चाहिए लगभग 150 वोल्ट के आसपास सप्लाई। तो यहाँ पर वोल्टेज ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है फिक्स 150 वोल्ट ही मिले। यहाँ का वोल्टेज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब बेस का वोल्टेज चेंज होता है तो कलेक्टर का भी वोल्टेज चेंज होता है। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा कि 180 वोल्ट के लाइन से एक यहाँ से यहाँ रजिस्टेंस लगा होता है, और 180 वोल्ट के लाइन से यहाँ एक रजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के भी कलेक्टर को 90 से लेकर 150 वोल्ट का सप्लाई मिलना चाहिए। और साथ ही साथ यही 180 वोल्ट के लाइन से यहाँ एक रजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के भी कलेक्टर को 90 से 150 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ का सप्लाई कम है, जबकि यहाँ का सप्लाई बढ़ा हुआ है। यहाँ का सप्लाई कम इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो ट्रांजिस्टर का बेस है, इसका बेस का वोल्टेज ज़्यादा होगा। अगर बेस का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो कलेक्टर का वोल्टेज कम होगा। तो देखिए इसके बेस का वोल्टेज देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है लगभग 3 वोल्ट मिल रहा है, जबकि इसके बेस पर देख रहे हैं कि मात्र 1.7 वोल्ट, और इसके बेस पर भी 1.7 वोल्ट। तो
कभी भी बेस का वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होता है तो कलेक्टर का भी वोल्टेज चेंज होता है। ठीक इसी प्रकार से इस बेस का वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो कलेक्टर का वोल्टेज भी कम ज़्यादा होगा। इस बेस का भी वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो कलेक्टर का भी वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। तो चूंकि इसका बेस का वोल्टेज कुछ अलग ढंग का है, जबकि ये दोनों का वोल्टेज कुछ अलग ढंग का, इसलिए ये दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का वोल्टेज अलग है जबकि इसके कलेक्टर का वोल्टेज अलग है। तो हम लोग इसके बारे में और विस्तार से आने वाले वीडियो में समझेंगे कि ये जो वोल्टेज अगर चेंज होता है तो उससे टेलीविज़न की स्क्रीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को अगर सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो 180 वोल्ट के लाइन से लगा हुआ इस रेजिस्टेंस की खराबी होगी, और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को अगर सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो इस लाइन से लगा हुआ इस रेजिस्टेंस की 180 वोल्ट के लाइन से लगा हुआ इस रेजिस्टेंस की खराबी होगी। और साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को अगर सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो इस लाइन से लगा हुआ 180 वोल्ट के लाइन से लगा हुआ इस रेजिस्टेंस की खराबी होगी। तो कुल मिलाकर के 3 रेजिस्टेंस के द्वारा तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई देते हैं। और अभी थोड़ा देर पहले मिला है कि इस ट्रांजिस्टर के बेस को हम लोग ग्रीन वीडियो सिग्नल देते हैं, और जो ग्रीन वीडियो सिग्नल यहाँ जो देते हैं तो वो ग्रीन वीडियो सिग्नल यह ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करता है, मजबूत करता है। मजबूत करने के बाद यह ट्रांजिस्टर अपने कलेक्टर से आउट करता है, निकालता है, और निकालने के बाद वही ग्रीन वीडियो सिग्नल देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, 2.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, और 2.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा वही ग्रीन वीडियो सिग्नल सीधे चला जाता है यहाँ इस पॉइंट को जहाँ ग्रीन कैथोड का कनेक्शन किया जाता है, यानी कि यहाँ पिक्चर टिप का ग्रीन कैथोड जुड़ा होता है। ग्रीन कैथोड जो पिन होता है वह पिन यहाँ से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के बेस को जो ग्रीन वीडियो सिग्नल देते हैं वह सिग्नल कलेक्टर से निकलता है, एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के, और मजबूत होने के बाद वही ग्रीन वीडियो सिग्नल यहाँ आता है, और यहाँ के बाद CRT बेस से होते हुए पिक्चर ट्यूब के ग्रीन कैथोड को चला जाता है ग्रीन वीडियो सिग्नल। साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर के बेस को जो रेड वीडियो सिग्नल देते हैं, जो कि हम लोग थोड़ा देर पहले मिलाए थे कि रेड वीडियो सिग्नल जो इस टर्मिनल से होते हुए यहाँ जो देते हैं रेड वीडियो सिग्नल, रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल देते हैं, तो वो किस प्रकार से ट्रांजिस्टर के बेस को जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले मिलाए हैं। और अब देखेंगे कि जो रेड वीडियो सिग्नल जो ट्रांजिस्टर के बेस को जाता है वो कलेक्टर से निकलता है, एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के, मजबूत होने के बाद वही सिग्नल देखिएगा कि यहाँ से ऐसे होते हुए फिर यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगता है 2.7 ओम का, 2.7 किलो ओम का, और 2.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा यही रेड वीडियो सिग्नल ऐसे होते हुए चला जाता है रेड कैथोड को। इस CRT बेस से होते हुए यही जो है पिक्चर ट्यूब के रेड कैथोड पिन को चला जाता है रेड वीडियो सिग्नल। और इस ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के बेस को ब्लू वीडियो सिग्नल दिया जाता है, और जो ब्लू वीडियो सिग्नल इसको देते हैं वो ब्लू वीडियो सिग्नल पूरा मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होकर कलेक्टर से आउट होता है, निकलता है, और निकलने के बाद देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है 2.7 किलो ओम का, और रेजिस्टेंस के द्वारा यही ब्लू वीडियो सिग्नल स्ट्रिक के द्वारा होते हुए ऐसे होते हुए वही ब्लू वीडियो सिग्नल चला जाता है कहाँ, तो इस CRT बेस से होते हुए पिक्चर ट्यूब के ब्लू कैथोड को ब्लू वीडियो सिग्नल प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ ब्लू वीडियो सिग्नल प्राप्त होता है जो कि इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकलता है एक रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ ब्लू वीडियो सिग्नल प्राप्त होता है, जबकि यहाँ रेड वीडियो सिग्नल प्राप्त होता है, शक्तिशाली रेड वीडियो सिग्नल, जो कि इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउट होता है, निकलता है, और निकलने के बाद वही सिग्नल यहाँ से ऐसे होते हुए 2.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ रेड वीडियो सिग्नल प्राप्त होता है, जबकि यहाँ ग्रीन वीडियो सिग्नल प्राप्त होता है, जो कि कहाँ से आता है, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकलने वाला ग्रीन शक्तिशाली ग्रीन वीडियो सिग्नल यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ से होते हुए पिक्चर ट्यूब के ग्रीन कैथोड को चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रीन वीडियो सिग्नल प्राप्त होगा, यहाँ रेड और यहाँ ब्लू वीडियो सिग्नल प्राप्त होगा। तो अब हम लोग ट्रांजिस्टर के इमीटर के बारे में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि यह ट्रांजिस्टर जो यहाँ ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका यह इमीटर होता है, और यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा था उसका यह इमीटर होता है, जबकि जो यहाँ ट्रांजिस्टर लगाता है उसका यह इमीटर होता है। हम लोग जानते हैं, पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ 8 से 9 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, जो कि मेन बोर्ड से आउट होता है, मेन बोर्ड से निकलता है। तो मेन बोर्ड के बारे में जानते हैं कि मेन बोर्ड में जो यहाँ जो हम लोग वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं, यहाँ से लेकर के बेस बोर्ड को जो वीडियो सिग्नल देते हैं, तो इसमें इधर वाला जो टर्मिनल होता है, सबसे साइड वाला टर्मिनल होता है, वो नेगेटिव का होता है, जबकि यहाँ पर 8 से 9 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है। तो यहाँ से 8 से 9 वोल्ट की सप्लाई ले करके यहाँ देते हैं। तो जानते हैं कि ये जो लाइन है ऐसे होते हुए
यह लाइन ऐसे होते हुए देखिएगा कि ऐसे होते हुए यह लंबी एवं चौड़ी पट्टी से जुड़ा हुआ लाइन है, निगेटिव लाइन है। तो निगेटिव लाइन से आपको एक रेजिस्टेंस लगा होता है ट्रांजिस्टर को निगेटिव सप्लाई देने के लिए, क्योंकि चूंकि यह ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है, तो एनपीएन में जानते हैं कि कलेक्टर को पॉजिटिव देते हैं जबकि एमीटर को निगेटिव देते हैं। तो निगेटिव लाइन से यहाँ से हाई रेजिस्टेंस लगा होगा। फिर ठीक इसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को निगेटिव सप्लाई देने के लिए यहाँ से हाई रेजिस्टेंस लगा होता है निगेटिव लाइन से, यह लंबी एवं चौड़ी पट्टी निगेटिव लाइन से रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को सप्लाई देने के लिए देखेंगे कि यहाँ से यहाँ लंबी एवं चौड़ी पट्टी से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ 470 ओम का। और साथ ही साथ देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का एमीटर का वोल्टेज चेंज नहीं हो, बदले नहीं, एमीटर का वोल्ट फिक्स बना रहे। इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो 9 वोल्ट देते हैं वो 9 वोल्ट को लेकर के एक एक रेजिस्टेंस के द्वारा तीनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को पॉजिटिव सप्लाई भी देते हैं, ताकि अगर वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो तो एमीटर का वोल्टेज चेंज नहीं हो, इसके भी एमीटर का वोल्टेज बदले नहीं और इसके भी एमीटर का वोल्ट बदले नहीं, फिक्स बना रहे। इसके लिए क्या किया जाता है कि तीनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को निगेटिव तो सप्लाई देते ही है, साथ ही साथ पॉजिटिव लाइन से भी एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो देखिएगा कि यह जो 9 वोल्ट का लाइन है, ये 9 वोल्ट का लाइन ऐसे होते हुए यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा 4.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा इसके एमीटर को एक रेजिस्टेंस के द्वारा पॉजिटिव दिए और एक रेजिस्टेंस के द्वारा लंबी एवं चौड़ी पट्टी से लगा हुआ 470 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा नेगेटिव दिए। क्यों दिए? ताकि इस ट्रांजिस्टर का एमीटर का वोल्टेज फिक्स बना रहे। अगर ट्रांजिस्टर के एमीटर का वोल्टेज अगर फिक्स नहीं होगा तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर का भी वोल्टेज फिक्स नहीं होगा और उस स्थिति में कलर में बदलाव हो सकता है, अपने आप कलर बदल जाएगा, कलर कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के भी एमीटर का वोल्ट फिक्स बना रहे। इसके लिए देखिएगा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा होता है निगेटिव लाइन से और एक रेजिस्टेंस लगा होता है ये यहाँ से लेकर ऐसे होते हुए जो लाइन फैला हुआ है, जो कि कौन लाइन है, तो 8 से 9 वोल्ट के लाइन से फैला हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर का एमीटर, इसके भी एमीटर के वोल्टेज को फिक्स बनाए रखने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा निगेटिव लाइन से और एक रेजिस्टेंस लगा रहता है पॉजिटिव लाइन से। ऐसे होते हुए यह लाइन देखिएगा कि इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से तीनों ट्रांजिस्टर के एमीटर के वोल्ट फिक्स बना रहे, इसके लिए एक रेजिस्टेंस निगेटिव से और एक पॉजिटिव से लगाते हैं। और साथ ही साथ एमीटर पर अगर किसी प्रकार का फालतू सिग्नल हो तो फालतू सिग्नल को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए देखिएगा कि एमीटर के साथ एक कैपेसिटर लगा होता है। 220 से लेकर के 470 पीएफ का कैपेसिटर लगा होगा। ठीक इसी प्रकार से इसके भी एमीटर के साथ है, आप देखिएगा कि 470 से लेकर 220 पीएफ का कैपेसिटर लगा होगा और इसके भी एमीटर के साथ यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है 220 से लेकर 470 पीएफ का कैपेसिटर। हम लोग ट्रांजिस्टर के एमीटर के वोल्ट के बारे में जानेंगे कि ट्रांजिस्टर के एमीटर पर कितना वोल्ट मिलता है। तो यहाँ जानना यह है कि ट्रांजिस्टर के बेस पर जितना वोल्ट मिलता है उतना ही वोल्ट लगभग ट्रांजिस्टर के एमीटर पर मिलना चाहिए। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ट्रांजिस्टर के बेस पर 1 से 3 वोल्ट के लगभग सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि मेन आईसी से प्राप्त होता है, निकलता है। तो इसके बेस पर 1 से 3 वोल्ट मिलेगा तो एमीटर पर भी 1 से 3 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से इसके बेस पर जितना वोल्ट मिलेगा उतना ही वोल्ट लगभग इसके एमीटर पर मिलना चाहिए और जितना वोल्ट इसके बेस पर मिलेगा उतना ही वोल्ट एमीटर पर मिलना चाहिए। तो बेस पर 1 से 3 वोल्ट मिलना चाहिए, 1 से 3 के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये मल्टीमीटर के द्वारा वोल्टेज चेक कर, मल्टीमीटर ले लिए और डीसी वोल्ट करेंज में फिट करने के बाद अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले इसके बेस पर चेक कर रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देख रहे हैं कि कितना वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर का बेस है, यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका बेस है। यहाँ इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देख रहे हैं कि लगभग वोल्टेज मिल रहा है कितना, तो 1.7 वोल्ट, यानी कि 1 से 3 के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए। तो यह वोल्ट जो है 1 से 3 के बीच में है। तो 1 से 3 के आसपास वोल्ट जो है बेस पे मिलना चाहिए। तो उतना ही वोल्ट लगभग इसके भी एमीटर पर मिलना चाहिए, जितना वोल्ट बेस पर उतना ही वोल्ट एमीटर पर। तो एमीटर पर मिलना चाहिए 1 से 3 के बीच में वोल्ट। तो देख रहे हैं कि इसके एमीटर पर वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 से 3 के बीच में 1.3 है, यानी कि 1 और 3 के बीच में है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि इसके बेस पर जितना वोल्ट मिलेगा उतना ही वोल्ट इसका एमीटर पर भी मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्ट 1.7 है, यानी कि 1 से 3 के बीच में है, 1 से लेकर के 3 वोल्ट के बीच में है। तो इसके भी एमीटर पर 1 से 3 के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए। और इसका बेस पर देख रहे हैं कि इसके बेस पर भी 1 से 3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो लगभग देख रहे हैं कि लगभग 3 वोल्ट के आसपास शो कर रहा है। तो जितना वोल्ट इसके बेस पर मिलेगा उतना ही वोल्ट इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर मिलना चाहिए। तो
देख रहे हैं कि इसके भी मीटर पर जो है लगभग 1 से 3 के बीच में वोल्ट है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर के जितना वोल्ट बेस पर मिलता है उतना ही वोल्ट लगभग मीटर पर मिलना चाहिए। और कलेक्टर पर तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कितना वोल्ट मिलना चाहिए। अब रह गया कि अगर ट्रांजिस्टर का वोल्टेज अब नॉर्मल हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो उस स्थिति में खराबी या तो इस ट्रांजिस्टर की होगी या ट्रांजिस्टर के एमीटर से लगे हुए कंपोनेंट की होगी। या तो पॉजिटिव लाइन से या नेगेटिव लाइन से कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज जो है गड़बड़ हो जाएगा। वोल्टेज 1 से 3 मिलना चाहिए, वो वोल्टेज जो है ज़्यादा या कम हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के एमीटर का वोल्टेज अगर ज़्यादा या कम हो जाए तो उस स्थिति में खराबी या तो इस ट्रांजिस्टर की होगी या यहाँ लगे हुए कंपोनेंट की होगी, मीटर के साथ लगे हुए कंपोनेंट की होगी। और इस ट्रांजिस्टर का भी मीटर का अगर वोल्टेज अब नॉर्मल हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, तो उस स्थिति में खराबी इस ट्रांजिस्टर की होगी या इस ट्रांजिस्टर के मीटर से लगे हुए कंपोनेंट की होगी। लेकिन याद रखना है कि बेस का वोल्टेज भी चेक करना है कि बेस पर कितना वोल्ट मिल रहा है। जो वोल्ट बेस पे मिलना है चाहिए उतना ही वोल्ट लगभग एमीटर पर मिलना चाहिए। अब हम लोग इस ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। यह जो ट्रांजिस्टर होता है इसका नंबर होता है 10-15। 10-15 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है उसका यहाँ पर बेस लगा होता है, यहाँ पर कलेक्टर लगा होता है और यहाँ पर इमीटर लगा होता है। यह पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम लोग जानते हैं कि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसके इमीटर को पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि यह जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर पर यहाँ यह ग्राउंड सप्लाई, यह ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है, जबकि यह जो है 8 से 9 वोल्ट के लाइन से जुड़ा होता है। जो कि 8 से 9 वोल्ट कहाँ से आता है, तो जो मेन आईसी से जो निकलता है आरजीबी सिग्नल, और साथ ही साथ यहाँ से 8 से 9 वोल्ट जो आउट होता है वही 8 से 9 वोल्ट कनेक्टर के द्वारा, वायर के द्वारा ऐसे होते हुए यहाँ जो पहुँचता है। तो यह 8 से 9 वोल्ट का लाइन देखेंगे कि ऐसे होते हुए यह ट्रैक ऐसे होते हुए यहाँ तक फैला होता है। 8 से 9 वोल्ट के लाइन से ही यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है। एक रेजिस्टेंस के द्वारा देखिएगा कि इस ट्रांजिस्टर के बेस को सप्लाई प्राप्त होता है। साथ ही साथ यही 8 से 9 वोल्ट के लाइन के द्वारा एक यहाँ से यहाँ डायोड लगा होता है, 4148 नंबर का डायोड लगा होता है, यानी कि 4148 नंबर का डायोड लगा होता है, जो कि हाई स्विचिंग डायोड होता है। और इस डायोड के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के इमीटर को सप्लाई प्राप्त होता है। जबकि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर क्या होता है कि यहाँ से ऐसे होते हुए इस लाइन से जुड़ा होता है। वो जो है ऑप्शनल होता है, जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर अगर यहाँ से जुड़ा रहेगा तो यह ट्रांजिस्टर का कलेक्टर क्या करता है कि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एक एक डायोड के द्वारा तीनों ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा होगा। इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर यह ऑप्शनल है, यह जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर जुड़ा होगा तो क्या होगा कि यह ट्रांजिस्टर जा करके तीनों ट्रांजिस्टर के बेस पर आने वाले सिग्नल के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, सिग्नल के लेवल को सही बनाए रखने का काम करता है। इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एक डायोड के द्वारा इसके बेस से जुड़ा रहेगा। इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ऐसे होते हुए एक डायोड के द्वारा इसके बेस से जुड़ा रहेगा। और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ऐसे होते हुए जंपर के द्वारा ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ डायोड के द्वारा इसके बेस से जुड़ा रहेगा। क्यों? ताकि ट्रांजिस्टर के बेस पर आने वाले आरजीबी जो सिग्नल आते हैं उसके लेवल को सही बनाए रखने के लिए ही तीनों के बेस के साथ एक एक डायोड लगे होते हैं। 4148 नंबर के डायोड लगे होंगे। लेकिन आमतौर पर जो है इसके ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो नहीं करने की स्थिति में क्या होगा कि इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इस ट्रैक से जुड़ा नहीं होगा, और अगर जुड़ा रहेगा तो उस स्थिति में लेवल को सही बनाए रखने के लिए ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। तो इस ट्रांजिस्टर के बारे में भी समझे हम लोग, साथ ही साथ ये तीनों ट्रांजिस्टर के बारे में समझे, और यहाँ लगे हुए सारे जितने भी पार्ट्स लगे हुए उनके बारे में हम लोग समझे। यहाँ जो सीआरटी बेस लगा होता है तो सीआरटी बेस के विभिन्न पॉइंट को कितना वोल्ट दिया जाता है इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जो है जा कर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस पूरे किट के बारे में समझे कि किस प्रकार से यह जो है किट में कौन कौन से पुर्जे किस प्रकार क्यों लगे होते हैं। और आने वाले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि किन पुर्जों के फॉल्टी होने से टेलीविज़न की स्क्रीन पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, और कैसे समझेंगे कि कौन से फॉल्ट में खराबी कहाँ की है। तो उसके बारे में विस्तार से हम लोग जान पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद। लगे तो लाइक करें।